1804 में आ गया था वहां पे दुनिया का एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, हिस्ट्री के अंदर देखा जाएगा तो नेपोलियन बोनापार्टे एक ऐसा लीडर होगा जिसमें कुछ लोग उसके सपोर्ट में बोलेंगे, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में बोलेंगे। कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई बंदा बहुत ब्रूटल था, कोई बोलेगा भाई वो बंदे ने सिस्टम लेके आया था। एक डिबेटेबल टॉपिक है कि नेपोलियन कैसा था। बट 1804 में कहा जाए तो यूरोप का वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ ऑल टाइम नेपोलियन बोनापार्टे आया था फ्रांस पे रूल करने। एक्चुअली वो यूरोप की बाकी सारी कंट्रीज को कैप्चर करते करते फ्रांस को कंट्रोल करने आया था एंड ही स्टार्टेड रूलिंग इन 1804। उसने वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हटा के अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश स्टडी बॉक्स से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा था कि किस तरह से लुई 16 मोनार्की रूल चल रहा था फ्रांस के अंदर, किस तरह से फिर उन्होंने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, रिवॉल्यूशन आउटब्रेक हुआ, मैक्सिमिलियन किंग बना, जेकोबिन क्लब वहां पे एक लीडिंग क्लब बन गया एंड देन हैपेंड द रेन ऑफ टेरर। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी है। अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है कोई बात नहीं, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम थोड़ा कुछ ज्ञान ले लेते हैं हमारे रिमेनिंग पार्ट का। जो 3 यूनिट्स हम इसके अंदर करने वाले हैं, दैट इज यूनिट 4, 5 एंड 6। दैट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला पार्ट है आपका, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। सी गाइस, हुआ ऐसा था ना कि हमने भी पूरे चैप्टर में अभी तक यही पढ़ा था कि वुमेन वर द इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट इन टर्म्स ऑफ रिवॉल्यूशन। वुमेन्स ने, गर्ल्स ने, जिनको भी आप समझो, उन्होंने भी उतना ही पार्टिसिपेट किया था जितना मेल्स ने किया था। बट क्या वुमेन्स को उनके उतने राइट्स मिले थे? क्या वुमेन्स को उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली थी? जी बिल्कुल भी नहीं। ऐसा होता था कि वुमेन्स यूज्ड टू वर्क एज एन seamstresses, laundresses and used to sell flowers and vegetable, और ज्यादा वो हाउस होल्ड चोर्स करते थे, यू नो। और बट अपन ने एक चीज और पढ़ी थी कि when male used to go to fight in the war, right, for fighting the wars, तब there were females only जो पूरे घर को संभालती थी, पूरी कंट्री को अंदर से वो वुमेन संभाल रही थी, राइट। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रांस में हुआ, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड हर तरह की रिवॉल्यूशन के अंदर ऐसा हुआ है कि वुमेन प्लेड द इक्विवेलेंट रोल्स, बट अनफॉर्चुनेटली उनको कभी उनका बेसिक राइट नहीं मिला। तो खैर इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वुमेन्स को एजुकेशन राइट्स नहीं थे, वोटिंग राइट्स नहीं थे, ठीक है। उनको ये बोल दिया गया था कि भाई आपको घर के ही काम करना है। इवन दो जो वेल्दी वुमेन्स होती थी, यानी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट की, उनके पास वो राइट्स थे कि वो जाके पढ़ाई कर सकती है, ठीक है, वो सारे उनके पास कुछ प्रिविलेजेस थे। पर थर्ड एस्टेट की वुमेन्स के पास कोई भी तरह का प्रिविलेज नहीं था। एंड दिस लेड टू अ रिवॉल्यूशन अमंग द वुमेन्स फॉर देयर राइट्स। फिर वुमेन्स ने बोला कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने भी तो उतना ही काम किया, हमने भी उतनी ही मेहनत की, तो हमारे साथ गलत क्यों, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों, इनजस्टिस क्यों? तो उसके लिए उन्होंने फ्रांस के अंदर बहुत सारे क्लब्स बनाने शुरू किए, रिवॉल्यूशनरी क्लब। 60 कुछ उन्होंने क्लब्स बनाए थे, 60 क्लब्स दे वर मेड फॉर वुमेन्स राइट्स। उसमें से कुछ क्लब्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन, रिपब्लिकन वुमेन, ये कुछ नामी क्लब्स थे जिसके अंदर ज्यादा पार्टिसिपेट्स है। इन क्लब्स की सबकी थियरी यही थी कि हमें कुछ भी हो जाए, हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल वेजेस मिलने चाहिए। एक मेल फीमेल दोनों इक्विवेलेंट काम कर रहे हैं, दोनों अगर वॉर पे जा रहे हैं, अगर दोनों घर पे काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में कहीं पे भी काम कर रहे हैं, सबके पास इक्वल वेज होना चाहिए। जितना एक मेल को मिलता है उतना ही एक फीमेल को मिलना चाहिए, राइट। ये उन्होंने डिमांड की। उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि एजुकेशन भी वुमेन्स के लिए कंपलसरी कर दिया जाए, इररिस्पेक्टिव वो कौन से एस्टेट से बिलोंग करते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि फर्स्ट और सेकंड या थर्ड एस्टेट किससे भी बिलोंग करे, सबके लिए, हर वुमेन के लिए, लड़की के लिए वो स्कूलिंग राइट्स कंपलसरी कर दिया जाए, जिससे क्या है वो लिटरेट हो सके। इट्स सिंपल। और ये सारी चीजें उन्होंने डिमांड की, और जब वो ये डिमांड कर रहे थे तब वो सारा सिस्टम चल रहा था। बट जैसे ही मैक्सिमिलियन किंग बना,
जैसे ही मैक्सिमिलियन किंग बना, जैकोबियन पावर में आया, उसने इन सारे क्लब्स को बैन कर दिया। उसने इन सारे क्लब्स को क्या कर दिया? बैन कर दिया, मना कर दिया, बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बट जैसे ही मैक्सिमिलियन मरा, जैकोबियन हटा, ये राइट्स वापस से चालू हो गए, ये क्लब्स वापस से चालू हो गए, सब लोग अपनी डिमांड करने लगे। इन्हीं में एक लीडर थी, ओलंपे डी कॉजेस। इन्होंने जो डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड राइट्स थे उसके खिलाफ एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स। ठीक है, उसमें उन्होंने वो बुक लिखी थी और उस बुक के अंदर उन्होंने ये बोला था साफ साफ कि एक वुमेन के पास भी राइट टू वोट होना चाहिए, उनके पास भी एजुकेशन होना चाहिए। उन्होंने अपने उस स्ट्रगल के बारे में बताया और ये बताया कि क्यों वुमेन्स के पास भी उतनी ही इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। यार एक सिंपल सी चीज है, हमने भी उतनी मेहनत की है, हमने भी उतना ही अपनी कंट्री को प्यार किया जितना एक मेल ने किया, तो हमारे साथ गलत क्यों? That was her theory and that was completely right. And उनका ये struggle after नेपोलियन खत्म हो गया, 1848 को लुइस फिलिप भी चले गए थे, वगैरह वगैरह, जो सारी चीजें, ये फाइनल राइट उनको मिला 1946 में, जब फ्रांस के अंदर वुमेन्स को अलाउ कर दिया गया था राइट टू वोट 1947। तो या इट वाज अ ग्रेट स्ट्रगल, राइट गाइस। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज योर फिफ्थ यूनिट, दैट इज अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अब दोस्तों ये कहानी है ना थोड़ी पीछे जाती है, बैकग्राउंड में जाती है, ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, राइट, ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। तो अब उस समय ऐसा था कि पूरा का पूरा जो फ्रांस था, ठीक है, दे हैड अ ह्यूज डिमांड ऑफ टी एंड कॉफी। ठीक है, फ्रांस के लोगों को टी एंड कॉफी पसंद था, बट ये टी एंड कॉफी सबसे ज्यादा उनको पसंद था कैरिबियन सॉइल का। यू नो दे वर पर्टिकुलरली कि हमें कैरिबियन सॉइल का ही चाहिए, तो वो उनकी डिमांड थी। अब मैं ये बात कर रहा हूँ 17th सेंचुरी की, इसका मतलब दोस्तों बात क्या हो गई ना कि स्ट्रगल शुरू हुआ ही नहीं था अभी तक। तो ठीक है, स्ट्रगल शुरू ही नहीं हुआ था, स्ट्रगल तो 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था, तो ये तब से वो सिस्टम चला आ रहा है। तो हुआ यूं था कि फ्रांस के लोगों ने बोला कि हमें तो वही चाहिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे उन लोगों ने एक सिस्टम चालू किया। उन्होंने एक सिस्टम क्या चालू किया कि उनको चाहिए था कैरिबियन से टी एंड कॉफी, उनको चाहिए था कैरिबियन से टी एंड कॉफी। तो अब फ्रांस के लोग बोलते थे यार हम इतनी दूर जाके काम तो करने वाले हैं नहीं, जो लोकल मजदूर होते थे वो तो बोलते थे हम इतनी दूर जाके काम तो करने वाले हैं नहीं। तो बिजनेसमैन ने बोला भाई अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, अपन को कुछ तो करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। तो वो लोग गए अफ्रीका में। अफ्रीका में उनके लोकल एजेंट्स होते थे जिसको वो चीफ्टेंस बोलते थे। ठीक है, वो चीफ्टेंस क्या करते थे, वहां के लोकल मजदूरों को पकड़ते थे, स्लेव्स बनाते थे, उनको बांध देते थे, ठीक है, एंड फिर उनको शिप में डाल दिया जाता था। शिप में डाल दिया जाता था, बांध करके पूरा एकदम बांध करके डाल देते थे। फिर वो ही बांध करके वो लोग उनको भेज देते कैरिबियन कंट्रीज में। ठीक है, एंड वो लोग वहां पे जाके बहुत काम करते थे, पूरे दिन रात मेहनत करते थे, उनको उनके कोई राइट्स नहीं मिलते थे, कुछ भी उनके साथ एकदम जुल्म किया जाता था। ठीक है, एकदम गुलाम की तरह ही रखते थे उनको, मारा जाता था, पीटा जाता था, वगैरह वगैरह। तो वो सब चीजें उनके साथ होती थी और फिर उनसे जबरदस्ती टी एंड कॉफी प्रोड्यूस किया जाता था, कराया जाता था, एंड वो फिर वापस से फ्रांस में बेचा जाता था। तो लॉजिकली देखा जाए तो फ्रांस के बिजनेसमैन जाते थे अफ्रीका में, वहां से मजदूरों को उठाते थे, फिर उनको ले जाते थे कैरिबियन में। इसमें कोई 3 से 4 महीने की इनकी जर्नी लगती थी और फिर उसको लेके वो वहां से टी एंड कॉफी जो भी प्लांटेशन था वो करते थे एंड यूज्ड टू टेक इट टू फ्रांस। तो ये जो पार्ट चल रहा था ये चल रहा था 17th सेंचुरी से। तो जब ये स्ट्रगल फॉर फ्रीडम चालू हुआ 1789 के अंदर, जब ये स्ट्रगल फॉर फ्रीडम चल रहा था, तब 1791 में जब नेशनल असेंबली बनाई गई थी तब उन्होंने भी इस चीज की डिमांड की थी कि क्या इसे बंद कर देना चाहिए, क्या इसे खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, और जो राइट्स हैं इनको भी मिलने चाहिए, मजदूरों को भी मिलने चाहिए। बट उनको एक डर था कि अगर ऐसा करेंगे तो ये जो बड़े बिजनेसमैन हमारे सपोर्ट में है, ये जो बड़े बिजनेसमैन हमारे सपोर्ट में है, थर्ड स्टेट के लोगों के सपोर्ट में है, कहीं वो हट ना जाए, कहीं वो चले ना जाए,
तो उन्होंने इसको अबॉलिश नहीं किया। फिर 1793 में जब वहां पे आप समझो कि जैकोबियन आया था, तो उसने इसको पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया था। ठीक है, पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया था। जैकोबियन ने बोला था कि नहीं यार, ये ट्रेडिंग सिस्टम बंद करो, मजदूरों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये डिमांड की और उन्होंने उसको बंद भी कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली ठीक 10 साल बाद जब नेपोलियन वापस आया 1804 में, और इसने उसको वापस से रीस्टार्ट कर दिया और इसको लेके गए टिल 1848 तक। अब जनरली मैं ये बता देता हूं कि जो ये वर्कर्स होते थे, जो स्लेव्स होते थे, इनको बोला जाता था निग्रोस। इनको क्या बोला जाता था? निग्रोस। ठीक है, ये अफ्रीकन होते थे। दे यूज्ड टू बी ब्लैकिश, लंबे होते थे। ठीक है, सो दे यूज्ड टू बी कॉल्ड एज निग्रोस। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये हमारी उस सिचुएशन के बारे में बताता है फ्रांस की, जो कहीं भी आप समझो कि लोगों के फ्रीडम ऑफ राइट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा था। ठीक है, इवन दो फ्रांस लुक्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री राइट नाउ, बट अगर बैक इनटू हिस्ट्री देखा जाए तो दैट वाज द सिचुएशन ऑफ द फ्रांस, राइट। तो चलो दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे लास्ट यूनिट पे, दैट इज रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। सी गाइस, हमने लास्ट जो पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि मैक्सिमिलियन मारा जा चुका था, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हो गई थी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन चालू हो गया था। तो बहुत सारी कुछ ऐसी ऐसी चीजें हुई थी। अब बात ये थी कि चीजें चेंज हो रही थी, फ्रांस के अंदर चीजें बहुत सारी चेंज हो रही थी। उसमें एक जो सबसे बड़ा चेंज आया था आफ्टर 1789 या जो रिवॉल्यूशन के बाद था, दैट वाज अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। अब सेंसरशिप दोस्तों क्या होता था ना, सेंसरशिप का मतलब ये होता था कि जो भी एक तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, उसको हम बोलते थे सेंसरशिप, और वो पूरी तरीके से हटा दी गई थी। नए फ्रीडम्स रूल्स की वजह से, नए फ्रीडम रूल्स की वजह से उन सारी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था। लोगों को उनको बोल दिया गया था कि आपको जैसे एक्सप्रेस करना है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो क्या क्या हुआ था उसके अंदर वो अपन देख लेते हैं कि सबसे पहले तो दे वर अलाउड टू प्ले सॉन्ग्स, दे वर अलाउड टू राइट स्टोरीज, दे वर अलाउड टू राइट प्लेज। उनको अगर लगता है कि कोई ओपिनियन उनको देना है वो सब दे सकते थे। पहले ये सारे रूल्स अलाउड नहीं थे, क्योंकि पहले ये सारी चीजों पे रेस्ट्रिक्शंस होती थी। पहले ये सारी चीजों पे रेस्ट्रिक्शन होती थी। दे हैड टू आस्क द किंग कि भाई हमें पब्लिश करे कि नहीं करे। ठीक है, हर छोटी छोटी ओपिनियन को उनको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था, किंग से पूछना पड़ता था, फिर वो उसको हाँ बोलता था तो वो करते थे। बट अब ये चीजें सारी हटा दी गई थी पूरी तरह से। ये जो कहते हैं ना, सेंसरशिप हट गई थी, फ्रीडम आ गई थी, लोग अब अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीजें हुई थी। लोग है ना बड़े बड़े पोस्टर्स बना रहे थे, लोग अपने आइडियाज को सेलिब्रेट कर रहे थे, ये सारी चीजें हो रही थी। बट हुआ ये कि 1804 में आ गया था वहां पे दुनिया का एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, हिस्ट्री के अंदर देखा जाएगा तो नेपोलियन बोनापार्टे एक ऐसा लीडर होगा जिसमें कुछ लोग उसके सपोर्ट में बोलेंगे, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में बोलेंगे। कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई बंदा बहुत ब्रूटल था, कोई बोलेगा भाई वो बंदे ने सिस्टम लेके आया था। एक डिबेटेबल टॉपिक है कि नेपोलियन कैसा था। बट 1804 में कहा जाए तो यूरोप का वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ ऑल टाइम नेपोलियन बोनापार्टे आया था फ्रांस पे रूल करने। एक्चुअली वो यूरोप की बाकी सारी कंट्रीज को कैप्चर करते करते फ्रांस को कंट्रोल करने आया था, एंड ही स्टार्टेड रूलिंग इन 1804। उसने वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हटा के अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया। उसने एक सिविल कोड चालू किया था। उसने एक सिविल कोड, उसके रूल्स थे, उसमें उसने क्या किया था, कुछ अच्छी चीजें की थी, कुछ खराब चीजें की थी। अच्छी चीज में उसने ये किया था कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया गया था वेट्स और मेजर्स का। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, लीटर, ये जो वर्ड्स हैं ये मतलब इन सब ये कॉमन वर्ड है कि जो पूरी दुनिया में चलते हैं। तो ये सिस्टम की एक्चुअली शुरुआत की थी नेपोलियन ने। ठीक है, दूसरी चीज उसने डेसिमल सिस्टम को यूज करना बताया लोगों को, मतलब क्या किस तरह से डेसिमल सिस्टम को आप यूज करना है। फिर उसने कॉमन करेंसी बना दी थी पूरी कंट्री के अंदर। तो कुछ काम उसने बड़े शानदार किए थे, बट कुछ गलत काम भी हुए, कुछ चीजें अच्छी नहीं थी। जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था कि उसने स्लेवरी को वापस से चालू कर दिया था।
जो स्लेवरी सिस्टम था, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, वो उसने वापस से चालू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेपोलियन की एक फिलॉसफी थी, वो उस फिलॉसफी के अनुसार चला था एंड उसने वहां पे कुछ 10 से 11 साल रूल किया फ्रांस पे। और 1815 यानी 1815 के अंदर वाटरलू की लड़ाई में वो हार गया, वो खत्म हो गया, खत्म नहीं हो गया मतलब उसका साम्राज्य खत्म हो गया, उसकी उसकी पूरी एम्पायर खत्म हो गई। एंड फिर वो वहां से उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, जिसकी बात जहां पे जाके उसकी बाद में डेथ हो गई, वो मर गया। तो पूरी स्टोरी से हमें क्या समझ आता है कि फ्रांस ने लोगों को फ्रीडम के बारे में बताया कि लिबर्टी क्या होती है। लोगों को, पूरी दुनिया को उसने ये बताया कि रिपब्लिक होना क्या होता है, क्यों ये जरूरी है कि लोगों को राइट ऑफ एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टोरी से हमें ये जरूर समझ आता है कि लोगों के पास राइट ऑफ एक्सप्रेशन था, उन फिलोसोफर्स ने लोगों को मोटिवेट किया, इसीलिए लोगों के अंदर आया कि यार वी नीड टू फाइट फॉर आवर कंट्री। तो कहीं ना कहीं फ्रांस इस चीज को बढ़ावा देता है कि लिबर्टी क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है। खैर इसके आगे की भी कुछ कहानियां हैं, बट वो आपको 10th स्टैंडर्ड में देखने को मिलेगी, जहां पे उसके ऊपर ये भी बताया गया कि इसके बाद क्या हुआ था फ्रांस के अंदर। और एक चीज और थी कि फ्रांस की इस पूरी स्ट्रगल का इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे हुआ था, चाहे वो इटली ले लो, चाहे वो ग्रीस ले लो, चाहे वो बेल्जियम ले लो, चाहे वो आप यूगोस्लाविया ले लो वगैरह, कोई भी आप यूरोपियन कंट्री लो, ब्रिटेन पे भी ले लो, तो उन सब पे इस पूरे स्ट्रगल का इम्पैक्ट हुआ था, जो आप पढ़ोगे आपके 10th स्टैंडर्ड में। राइट गाइस, तो होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।